हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था। एटम्स की शेप क्या होती है, साइज क्या होता है, उनका एटॉमिक मास क्या होता है। नाउ हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा? जब एटम्स कंबाइन होते हैं ना, सेम एटम हो या डिफरेंट एटम हो, जब वो कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स को। तो आज हमारा टॉपिक होगा स्टार्टिंग का मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। सो बेटा मॉलिक्यूल्स पढ़ने से पहले एक बार रिकॉल करते हैं एटम के बारे में। एटम एक टाइनी स्पीसीज होती है एलिमेंट की, यानी कि मैटर की। वो टाइनी स्पीसीज जो सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करती है उस एलिमेंट को, है ना। यही होता है ना एटम। अब मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो एक फ्रीली स्टेट में हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज अभी एग्जिस्ट कर रही है, तो फ्रीली स्टेट है ना। जैसे वाटर है, अगर आप कभी भी जाओगे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, लेकिन वो रहेगा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही ना। तो ऐसी जब कोई भी हमारे एनवायरनमेंट में फ्रीली स्टेट में कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इनहेरिट करते हैं, यानी कि ऐसे एटम्स कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद एक फ्रीली स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और सारी प्रॉपर्टीज पजेस करते हैं जो जो उनके सब्सटेंस में होती हैं। यानी कि वो स्मॉल entity that possess all the properties of that substance is known as molecule, जो freely exist करते हैं environment में। so molecules को बेटा हम टू कैटेगरीज में पढ़ते हैं। molecules of element। मैम एलिमेंट कैसे हो जाएगा? यस, जब एलिमेंट अपने ही एलिमेंट से कंबाइन होगा, यानी कि सेम एलिमेंट से। जब मॉलिक्यूल्स अपने ही सेम एलिमेंट से कंबाइन होता है तो वो एक फॉर्म करता है मॉलिक्यूल। दैट मीन्स जब टू सेम एटम्स कंबाइन करते हैं तो जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूल्स। क्लियर? अब सेकेंड देखिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड्स में क्या होगा बेटा? जब यही मॉलिक्यूल, जब यही एलिमेंट्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। अब आगे या तो एलिमेंट्स एलिमेंट्स कंबाइन होके डिफरेंट एलिमेंट्स, कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स, या तो हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से तो क्या फॉर्म करेगा? HCl फॉर्म कर रहा है, तो ये कंपाउंड है। डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं तो एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, राइट। ऐसी अगर एक ऑलरेडी मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल से कंबाइन कर रहा है तो बना रहा है H2O, यानी कि यहां पर भी क्या हुआ? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर कर एक कंपाउंड बना रहे हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन कर कर एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बना रहे हैं। आई थिंक इट्स क्लियर। अब बेटा देखिए, आपने भी इसमें देखा कि एलिमेंट्स या एटम्स कंबाइन हो रहे हैं डिफरेंटली या सेम एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं। अब एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी होता है द नंबर ऑफ प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, राइट। लाइक एग्जाम्पल, एटॉमिसिटी एक बार ध्यान से सीखो। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। यानी कि मॉलिक्यूल या कंपाउंड में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। डिफरेंट एटम्स की बात हो रही है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल H2, H2 में कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन के 2 एटम है ना। एक हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम है। ऐसे ही अगर हम बात करें HCl, HCl में कितने एटम्स हैं? यस, हाइड्रोजन का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम, यानी कि 1 हाइड्रोजन का प्लस 1 क्लोरीन का, तो टोटल कितने हुए? 2 एटम, है ना। इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? 2। अब H2SO4 ये भी एक कंपाउंड होता है जिसमें हाइड्रोजन सल्फर से और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। जिसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हमारे हाइड्रोजन हो गए,
सल्फर कितने हो गए, 1 हो गया, और ऑक्सीजन कितने एटम है, 4 एटम से मिलके बना है, तो यहाँ यानी कि इसकी एटॉमिसिटी क्या आई, 9। वेरी गुड। सो ऑल क्लियर। एटॉमिसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसको बोलते हैं हम उसकी एटॉमिसिटी। अब बेटा जिनमें ओनली 1 एटम प्रेजेंट होता है, जिनमें ओनली 1 एटम प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम मोनो एटॉमिक। क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जितनी भी नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस के लिए उनको स्टेबलाइज होने के लिए, अब नोबल गैसेस क्या है, ऐसी गैसेस जो रिएक्ट नहीं करती है इन्वायरमेंट में। क्यों नहीं रिएक्ट करती है, क्योंकि स्टेबल होती हैं। स्टेबिलिटी क्या होती है, ये 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो एटम्स रिएक्ट नहीं करते हैं और सिंगली प्रेजेंट रहते हैं इन्वायरमेंट में, यानी कि अपने एक सिंगल एटॉमिक फॉर्म में ही वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं इन्वायरमेंट में, इसीलिए वो मोनो एटॉमिक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे हीलियम। हीलियम कभी भी रिएक्ट नहीं करती है, तो वो HE में ही प्रेजेंट, यानी कि अपने ही एक सिंगल एटम में प्रेजेंट रह सकती है। नियॉन है ना, एंड आर्गन, क्रिप्टॉन, बेटा ये सब क्या है, नोबल गैसेज है। क्लियर। अब जो जिसमें 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे डाई एटॉमिक। जिसमें 2 एटम प्रेजेंट है वो डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक। O2 बात कर लूं, यस मैम, ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट हैं। वेरी गुड। अरे वाह, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, और क्या होगा जल्दी बताओ, HCl भी होगा। डायटोमिक ये तो है, 2 एलिमेंट, 2 एटम्स है, राइट। थर्ड, ट्राई एटॉमिक। अरे वेरी गुड, आप तो सब समझदार हो गए, जिसमें 3 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। यस, जैसे कि H2O है ना, और बताओ CO2। वेरी गुड। अब ट्राई एटॉमिक, सॉरी टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक में मैम 4 प्रेजेंट होंगे एटम। वेरी गुड। लाइक एग्जांपल P4 फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एलोट्रॉप होता है, एलोट्रॉप जो अपने ही एलिमेंट से कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बनाते हैं, है ना, उसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स। सो P4। फिफ्थ, पॉली एटॉमिक, जिसमें 4 से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या फिर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, बताओ जल्दी से कोई एग्जांपल। मैम अभी लिखा था H2SO4। वेरी गुड। कल भी पढ़ा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ, CaOH का होल ट्वाइस। और कोई एग्जांपल आ रहा है आपके दिमाग में? मैम S8 सल्फर का एलोट्रोप्स, जो अपने S8 मॉलिक्यूल से S के 8 एटम से मिलकर 8 एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है S8। क्लियर। सो बेटा इट इज ऑल अबाउट एटॉमिसिटी। चलिए अब हमने क्या करा, सीख लिया मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल तो आ गया आप सभी को, हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा एटम है, कौन सा मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल्स में भी डायटोमिक है, ट्राइएटॉमिक है, कैसा है। अब हम इसको मास्टरी कर चुके हैं। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास, यानी कि एटम का मास पढ़ा है तो मॉलिक्यूल का भी तो मास होगा। एटम के मास में क्या था मैम, किसी भी हमने सीखा था कि एक एटम, मास ऑफ वन एटम जो होगा वो हम कार्बन एटम के रेफरेंस में फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे 1 हाइड्रोजन का मास देखेंगे तो वो किसका कितना निकाला था हमने, 1/12 ऑफ
1/12 mass of carbon 12 atom. अगेन आई एम रिपीटिंग, कार्बन 12, कार्बन 13 नहीं, 14 नहीं, कार्बन 12 एटम. 13 14 क्या होते हैं उसके? आइसोटोप्स. वेरी गुड. सो कार्बन 12 के वन हाइड्रोजन जो मास होता है, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कार्बन के 12वें हिस्से में से एक पीस का मास होता है. यानी कि कार्बन के अगर मैं 12 टुकड़े कर दूंगी तो उसमें से ये एक पीस का मास हाइड्रोजन के इक्वल होगा. ओनली सिंगल 1 पीस. हीलियम की बात करेंगे तो उसमें 4 पीस लगेंगे, है ना. ऐसे करके सारे एलिमेंट्स निकाले थे हमने, सारे एलिमेंट्स का मास. यस, सेम मॉलिक्यूल के मास में भी बेटा ऐसे ही कैलकुलेट होता है, जब जिसमें अगर हमें वन मॉलिक्यूल, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, इसका मास निकालना है हमें, तो इसका भी मास कार्बन जितने भी अमाउंट होगा, जितने भी कार्बन एटम्स के पीसेस रखे जा रहे हैं हमें बैलेंस में, इस तराजू में यहां मॉलिक्यूल रख दिया और यहां पर हम पीसेस रखते गए. एक पीस हो गया, 2, 3, ऐसे इंक्रीज करते रहे. जितने भी पीसेस में हमारा ये आएगा, मान लो हमने 12 पीसीज में आ गया ये, राइट. 12 पीसीज में आ गया तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूलर मास पूरे कार्बन के 12 पीसीज के बराबर है. यानी कि इसका मास कार्बन एटम के मास के बराबर है. कार्बन 12 के बराबर आ गया, है ना. मॉलिक्यूल का मास आया, मॉलिक्यूल का, एटम का नहीं. अगर एटम का आता तो फिर वो एटम कौन सा हो जाता? कार्बन का एटम हो जाता. तो मॉलिक्यूल का मास कार्बन के बराबर आ गया, राइट. ऐसे ही हम मॉलिक्यूल का मास थियोरेटिकली फाइंड किया, लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं सीखिए आप. कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन में देखो, पहला पार्ट ही देखो H2. मैम अभी सीखा था हमने कि कार्बन, इसका मास जो होता है, हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU के इक्वल होता है. यानी कि H का मास कितना होगा? 1 AMU, या फिर U भी लिख सकते हैं, यूनिट मास, राइट. तो कितने हाइड्रोजन के एटम है इधर? 2 एटम है. हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1 होता है ना. अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का मास निकालना है, मुझे इस पेन का मास फाइंड करना है. और मेरे पे कितने पेन है? मेरे पे 5 पेन है और मुझे पता है कि मेरे इस एक पेन का मास 5 है. तो मेरे पांचों का जितने भी 5 कंबाइंड मार्कर्स लूंगी मैं, उनका मास कितना होगा? वो एक के मास से काउंटिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 5 × 5 कर देंगे, कितना आएगा? 25 आ गया. ऐसी ही नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, एटॉमिसिटी कितनी है? 2 एटॉमिसिटी है. एक इसका मास 1 होता है, तो मॉलिक्यूल का मास क्या आ जाएगा? 2 × 1, दैट इज 2U, राइट. एक और सीखते हैं एग्जाम्पल के साथ. मेरे पास H2O है. एटॉमिसिटी क्या होगी इसमें पहले ये बताओ. एटॉमिसिटी तो मैम बड़ी सिंपल है. यहाँ पे हाइड्रोजन इंटू हाइड्रोजन का मास प्लस ऑक्सीजन एक है तो 1 × उसका मास. हाइड्रोजन का मास अभी सीखा है 1 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है. तो कितना आ जाएगा? 2 + 16, देन आंसर विल बी 18U. तो H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 18U होता है, राइट. एटॉमिसिटी से उसके मास की मल्टीप्लाई, एटॉमिसिटी से एटम के मास की मल्टीप्लाई. अगेन एटॉमिसिटी, एटम का मास, एटॉमिसिटी, एटम का मास एंड मॉलिक्यूलर मास.
क्लियर। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल देखिए। अभी तक हमने देखा H2O का मास देखा, फिर हमने वाटर का मास देखा, अब एक और कंपाउंड का मास देखो। ये क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। मैम ये तो हैवी आपने ना एक बहुत डिफिकल्ट कंपाउंड दे दिया, आप कैसे निकालें इसका मास, होल ट्वाइस में कैसे निकालें बेटा, बहुत सिंपल, होल ट्वाइस को ब्रैकेट मान लो, बहुत सिंपल। कैल्शियम का मास होता है 40 प्लस ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट आ गया, होल ब्रैकेट में क्या लिखा है नीचे सबस्क्रिप्ट में 2, यानी कि OH के कितने एटम्स होंगे, 2 एटम्स होंगे। तो यहाँ पे भी हमने 2 लिख दिया, बाहर ही था, बाहर ही लिख दिया ना। अब ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, देन इसको सॉल्व करेंगे 40 प्लस 2, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, और 17 टू का कितना होता है 34, उसको ऐड करेंगे कितना आएगा 74U। क्लियर। ऐसे ही हम मास निकालते हैं मॉलिक्यूल्स का। अब एक और देखो एग्जांपल, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं हम, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डॉट 2H2O। मैम डॉट 2H2O मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी कंपाउंड के आगे अगर डॉट 2H2O लिखा है तो मतलब है उस कंपाउंड में मॉइस्चर प्रेजेंट है, यानी कि उस कंपाउंड में वाटर की क्वांटिटी प्रेजेंट है। तो इस डॉट का मतलब है हम इसको ऐड करेंगे, जो भी मास होगा इसका, हम इस वाले में इसको मास, इस मास को हम इस मेन कंपाउंड में ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं होता इधर डॉट का मतलब, ठीक है। अब मैम ये तो बहुत इजी था, अभी बताया था आपने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 प्लस 1, देन प्लस क्या होगा, प्लस होगा 2 ब्रैकेट में, क्योंकि 2 बाहर है तो ब्रैकेट में 2 इंटू 1, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स और उसका मास 1, प्लस 1 इंटू 16, ऑक्सीजन के कितने एटम है 1 और मास कितना होता है 16। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 40 प्लस, ये तो वही आ गया ना हमारा, ये 2 इंटू 17 प्लस 2 प्लस 16, 40 प्लस ये कितना था 34 प्लस 2 इंटू 18, 40 34 प्लस 18 टू जा कितने होंगे, यस 36। अब इनको ऐड करेंगे क्या होगा, ये होगा 10 60 70 110। क्लियर। यस बेटा, ऐसे ही मॉलिक्यूल्स के मास निकालते हैं। अब हम सीखते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। बेटा फॉर्मूला यूनिट मास में कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है। फॉर्मूला यूनिट मास होता है जब हमारे मास जब हम फाइंड करते हैं किसी भी आयोनिक स्पीसीज से, जो आयोनिक स्पीसीज से मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं, तो हम उसके लिए हम मास यूज करते हैं फॉर्मूला मास, ठीक है। फॉर्मूला मास यूनिट, बेटा फॉर्मूला मास यूनिट उन कंपाउंड्स के लिए निकाला जाता है जो कंपाउंड्स चार्ज स्पीसीज से मिलके बनते हैं, ठीक है। अब चार्ज स्पीसीज क्या होगा अभी नेक्स्ट समझाती हूँ, पहले इधर ध्यान दो। फॉर्मूला मास वो होते हैं जिनमें चार्ज प्रेजेंट होते हैं और जो चार्ज स्पीसीज से बनके यानी कि आयोनिक बॉन्डिंग से बनते हैं। आयोनिक बॉन्डिंग से बनेंगे उनको लिखेंगे हम फॉर्मूला मास यूनिट में, यानी कि आयोनिक बॉन्डिंग से जो कंपाउंड बनेंगे उनका मास हम कैलकुलेट करते हैं एज अ फॉर्मूला मास यूनिट। लाइक एग्जांपल NaCl, Na बेटा पॉजिटिवली चार्ज होता है और Cl
नेगेटिवली चार्ज होता है। जब ये कंबाइन करते हैं तो फिर बनाते हैं Na+Cl, जो स्लाइटली पॉजिटिव Na रहता है और स्लाइटली नेगेटिव क्लोरीन रहता है। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हम आयोनिक बॉन्डिंग से बनने वाले कंपाउंड्स, है ना। इन्हें बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड, जिनमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अब ये हम सीखेंगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर में पहुंचेंगे, या फिर अभी नेक्स्ट टॉपिक्स में आपको सिखाऊंगी, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए इधर, सोडियम का जो मास होता है बेटा वो होता है 23, वही क्लोरीन का मास हमारा होता है 35.5, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे तो इनका मास आ जाएगा, यस करेक्ट आ जाएगा। कितना आएगा? 58.5 यूनिट, यानी कि ये इसका हो गया फॉर्मूला मास यूनिट। सेम वे में जैसे मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही सेम वे में इनको कैलकुलेट किया जाता है। बस डिफरेंस इतना है कि ये कंपाउंड्स आयोनिक बॉन्डिंग से बनते हैं, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देखें। मैम एक और एग्जांपल बताइए, इसका समझ में नहीं आया ऐसे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड भी बेटा आयोनिक बॉन्डिंग से ही बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होगा? Ca2 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव। जब ये दोनों आयंस कंबाइन होते हैं, आयंस क्या होते हैं मैम? चार्ज स्पीसीज, जो अपने में कोई चार्ज इनहेरिट करते हैं उनको बोलते हैं आयंस, ठीक है। अब जब आयंस से मिलकर बनते हैं तो वो बनाते हैं कंपाउंड बाय आयनिक बॉन्डिंग, इसीलिए वो कैलकुलेट होंगे हमारे फॉर्मूला यूनिट मास में, फॉर्मूला मास यूनिट में, फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है बेटा। अब फॉर्मूला यूनिट मास में ये कंपाउंड बनेंगे। कैल्शियम का होता है मास 40, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो टोटल मास कितना आ जाएगा 56 यूनिट। इजी। नाउ हम पढ़ते हैं आयंस के बारे में। व्हाट इज आयंस? मैम आपने इतना आयंस आयंस कर दिया, आयंस पढ़ा तो दो, क्या होता है आयंस? चलिए आयंस सीखते हैं हम। बेटा पहली बात, आयंस होते हैं चार्ज पार्टिकल्स। जब ये चार्ज पार्टिकल्स कंबाइन करते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन से, तो ये बॉन्ड बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम आयोनिक बॉन्डिंग। इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसपोर्ट। ये समझ में नहीं आया अभी, एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। मान लो ये एक एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर 10 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 10 है इसका, और एटॉमिक नंबर 10 होता है तो मास कितना हो जाएगा मैम? डबल हो जाता है वैसे तो 20, है ना। ट्रिक है ये, एटॉमिक नंबर का डबल ही उसका एटॉमिक मास हो जाता है। याद नहीं करे ना, कर लेना एलिमेंट्स, एटलीस्ट 1 to 20 एलिमेंट्स आपको याद करने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मान लो ये कोई एलिमेंट है मेरे पास जिसका एटॉमिक नंबर 10 है और उसका मास हो गया 20। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन को लूज, लॉस हो गया इसका एक इलेक्ट्रॉन। बेटा ये बात ध्यान रखेंगे हमेशा, किसी भी एलिमेंट में जो एटॉमिक नंबर है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 10 है ना, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 10 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। अभी बताया मैंने, एटम है ना ये, तो किस किस से बना होगा? ये इलेक्ट्रॉन से बना होगा, प्रोटॉन से बना होगा और न्यूट्रॉन से बना होगा ना। ये न्यूट्रल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इनसे मिलके बना होगा। और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही प्रोटॉन होंगे, इसीलिए न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे हुआ? 10 ही इलेक्ट्रॉन है, 10 ही प्रोटॉन है, एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं, इसीलिए एक न्यूट्रल एलिमेंट बन गया। अब इधर ध्यान दो, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे,
इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। 10 इलेक्ट्रॉन हुए ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर 10 है, और प्रोटॉन भी कितने हुए, 10 ही हुए। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, यानी कि बॉन्डिंग में जा, आज तुझे कुछ मतलब कि दोस्त है इतना, इतनी अच्छी पक्की दोस्ती है इसकी एक एलिमेंट से कि इसने बोला कि ठीक है आज मैं तेरे लिए अपने एक डोनेट कर देता हूँ, तू भी ध्यान रखना मेरी दोस्ती को। तो इसने अपनी एक इलेक्ट्रॉन, अब इसने दोस्ती निभाई। कैसे? मैं अपने दोस्त की हेल्प करूंगा, उसको जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन की, तो आज मैं अपने दोस्त के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूंगा। तो इसने एक दोस्ती निभाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट एक हो गया, बचे कितने, 9 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि चार्ज -9। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स पे 10 नेगेटिव चार्ज था, एक डोनेट कर दिया तो 9 बचे, तो चार्ज कितने बचे, -9 बचा। अब प्रोटॉन कितने थे भाई, वो तो 10 है, वो थोड़ी ना डोनेट हुए, इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए। प्रोटॉन तो कह रहा भाई मैं तो एक शेल में बैठा हूँ और वहीं बैठा रहना पसंद करता हूँ, मेरे को नहीं जाना कहीं भी, तो वो एज इट इज पॉजिटिव 10 ही रहे। अगर हम ओवरऑल चार्ज देखें, ओवरऑल चार्ज क्या आया इस पे, 10 पॉजिटिव और नेगेटिव का 9, माइनस का प्लस माइनस होगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, +1। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट होते हैं तो पॉजिटिव साइन आता है। कैसा साइन आता है, पॉजिटिव साइन आता है। तो डोनेट करने के बाद ही कैसा बन गया, पॉजिटिव बन गया। अब वही इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। अब ये बोल रहा है तो वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मेरी हमेशा हेल्प करता है, तो एक बार इसके दोस्त ने क्या करा, इसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, है ना। अभी दोस्ती अपनी जगह और भाईचारा अपनी जगह, लेकिन व्यापार अपनी जगह। तो इसका दोस्त एक बार क्या करता है, कहता है कि भाई तू मेरी हमेशा हेल्प करता है, आज मैं तेरी हेल्प करूंगा, ये ले आज तू रख इलेक्ट्रॉन। तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वापस से आ जाओ इधर ही एक्स भाई पे 10 थे, एक एक्सेप्ट कर लिया, तो कितने हो गए, अब 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। दैट मीन्स चार्ज कितना होगा, -11। अब -11 चार्ज हो गया। प्रोटॉन भाई ना तो मैं कहीं जाता हूँ और ना ही मैं किसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। तो कितना रहा, 10 प्रोटॉन, कितना चार्ज आया, पॉजिटिव का 10। ओवरऑल चार्ज है कि देखेंगे कितना आएगा ओवरऑल चार्ज, -1। यानी कि इसको कैसा चार्ज बना दिया, नेगेटिव बना दिया। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, लूज होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। ऐसे ही चार्ज स्पीसीज को बोलते हैं हम आयंस। कहाँ गया आयंस, ये रहा आयंस। क्लियर। तो ये बेटा कहानी थी आयंस की। जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनको बोलते हैं हम कैटायन, और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उनको बोलते हैं हम एनायन। पॉजिटिव चार्ज कैटायन, नेगेटिवली चार्ज एनायन। क्लियर। ऐसे अब देखिए इसमें बॉन्डिंग कैसे होती है, ठीक है। अब हम बॉन्डिंग सीखते हैं। बॉन्डिंग हुई तो कैसे हुई, मैम बॉन्डिंग कर रहे हो तब से, अब मुझे बताता दो बॉन्डिंग हुई कैसे। चार्ज तो बन गए, चार्ज पार्टिकल्स बन गए, अट्रैक्शन फोर्स भी डेवलप्ड हो गया, बॉन्डिंग हुई कैसे बेटा, जब इलेक्ट्रॉन ने अपने ऊपर एक इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट कर लिया तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, सेम चार्ज रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। सो वही फिनोमिना इधर वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम, ठीक है बेटा। सोडियम की मैंने आपको बताया था, आप एटॉमिक नंबर याद करना, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एटम में आज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान में रखेंगे, ये है न्यूक्लियस, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, यहाँ लिख रही हूँ
न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक है, आज हम स्ट्रक्चर्स भी ध्यान से थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि 4th चैप्टर में बहुत और अच्छे से पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। अभी तक ध्यान रखो, ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिट्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पाथ पे ट्रेवल करते हैं, उस पाथ को बोलते हैं हम ऑर्बिट। ठीक है, इस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, और एक और ऑर्बिट। ठीक है, अब देखो यार बेटा, एक और ऑर्बिट बना लेते हैं। ये ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट का नेम होता है हमारा के, सेकेंड होता है एल, एम, और इसके आगे एक और ऑर्बिट बढ़ गई तो उसको बोलते हैं एम, एन, और ऐसे सोन बहुत सारी ऑर्बिट इंक्रीज होती रहती हैं। डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं। अभी बताया एटॉमिक नंबर जितना उतने ही इलेक्ट्रॉन नंबर। 11 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन कितने हुए मैम? 11 हुए। प्रोटॉन 11 हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के इक्वल होगा। वेरी गुड। अब पहले शेल में हमारी इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है 2, n इज इक्वल्स टू 2, यानी कि ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कैपेसिटी भी 2 होती है, और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो स्टेबलाइज भी हो जाएगा। भाई इसका स्टमक फिल हो गया, अब इसको और नहीं इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए अब जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो किस में जाएंगे? दूसरे शेल में जाएंगे, दैट इज एल शेल। एल शेल में कैपेसिटी होती है बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स की, कैपेसिटी में यहां लिख लो। ठीक है, इसमें 2 होती है, एम में कितनी होती है? 18 होती है, और एन में कितनी होगी? 32। यानी कि इन शेल्स की कैपेसिटी है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, 8 आ जाएंगे, कैपेसिटी फिल्ड हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ऐसी 18 आ जाएंगे, फिल्ड हो जाएगा, और 32 आ जाएंगे तो फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब किसी भी शेल को स्टेबल होने के लिए, चाहे उसकी कैपेसिटी कितनी भी हो, स्टेबल होने के लिए उसे 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी की? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। अब इस पहले वाले शेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो वो उसकी कैपेसिटी एंड स्टेबिलिटी दोनों फिल हो गई। इसको बोलते हैं हम ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट, ओके, इसका मतलब इसका कंप्लीट हो गया ड्यूप्लेट। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो दूसरे शेल्स में जाएंगे, इन वाले शेल्स में आएंगे, है ना बेटे? क्यों इस वाले शेल में क्यों आएंगे मैम? इसमें क्यों नहीं जा सकते, इसमें क्यों नहीं जा सकते? ये सब हम कहानी पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, बहुत इजीली डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अभी जो मैं बस बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। अब इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल को स्टेबल होने के लिए स्टेबिलिटी, किसी भी इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके शेल में। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल में आ गए तो वो शेल क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। और के शेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ओके, ओनली के लिए। बाकी के आने वाले शेल्स के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 हमने इसको दे दिए, बचे कितने? 9 इलेक्ट्रॉन। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, स्टेबिलिटी फुल। बेटा जब कंप्लीट आपका स्टमक फुल हो जाता है तो मम्मी से एक्स्ट्रा चपाती मांगते हो? नहीं ना, उतनी तो रिक्वायरमेंट चाहिए जितना मेरा स्टमक फुल हो जाए। अब जब इसका स्टेबिलिटी अटेन कर ली तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में पहुंचा देता है। अब एक जो इलेक्ट्रॉन बचा, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया है? इस वाले शेल में आया है। इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे।
कितने हैं? एक ही है, यानी कि 7 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब 7 मोर इलेक्ट्रॉन्स, खाली एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए कहाँ से लाएगा इतनी सारी एनर्जी कि उनको बांध के रख सके? इतनी एनर्जी है नहीं ना। इसके पास जो प्रोटॉन वाली एनर्जी है वो तो 11 इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रखने वाली है। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना ये, तो यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स को ये 11 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बाइंड करके रखेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, बाइंड ही नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा देता है। क्या करा देता है? डोनेट करा देगा। तो कैसा स्पीशीज बन गया ये? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा किसी भी ऐसे एटम को जिसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? वेरी गुड। अब आगे देखो, सेम ऐसा ही एक एग्जांपल, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये, यहां लिख ले कहानी अपनी। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये डोनेट कर सकता है, ये ध्यान रखना। अब क्लोरीन की बात करते हैं। इसकी एटॉमिक नंबर 17 होता है, यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हुए? प्रोटॉन के इक्वल होगा ना। कितने हुए? 17 ही हुए मैम। तो यानी कि पहला न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद एक और शेल, दैट इज के शेल। नेमिंग बाद में करते हैं, ठीक है। ये क्या है? के शेल, ये एल, ये एम और ये एन। आई होप यू नो द कैपेसिटीज। वापस नहीं लिख रही। अब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कंप्लीट फिल हो जाएगा। हाँ 17 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो मैं आराम से फिल करा दूंगी, है ना। नेक्स्ट कितने? चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। 17 में 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में गए, सेकंड शेल में गया 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए? 10। देन नेक्स्ट शेल में कितने गए? 7 इलेक्ट्रॉन। इनकी फिलिंग करें। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन दूसरे शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। फिर तीसरे शेल में कितने गए? 7, 4, 5, 6 और ये 7 हो गए। अब इस शेल को, ये कौन सा है? के, एल और एम शेल को स्टेबलाइज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? वेरी गुड, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें। अब 1 इलेक्ट्रॉन कहां से लाए? उन्हीं एटम्स के पास जाएगा ना, उन्हीं एटम्स या एलिमेंट्स के पास जाएगा जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यानी कि स्टेबलाइज होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहे हैं। उन ऐसे एटम्स के पास जाएगा ना, ऐसे एटम्स के पास जाएगा ना। यस, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा और खुद तो Na पॉजिटिव बन जाएगा और क्लोरीन को Na नेगेटिव बना देगा। बाद में ये क्लोरीन और बाद में ये सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, अट्रैक्शन फोर्स फील करेंगे, अपोजिट चार्जेस हैं तो बॉन्डिंग बनाएंगे Cl, और जब जाके एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट होगा। इसको बोलते हैं हम आयोनिक बॉन्डिंग। जब भी पूरा का पूरा एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तब बनाता है वो आयोनिक बॉन्डिंग। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयोनिक बॉन्डिंग। इस आयोनिक बॉन्डिंग से बनता है हमारे और अदर कंपाउंड्स, है ना। अब कंपाउंड्स कैसे बने ये मत बोलना, अब सीख गए हो आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या सीखा हमने? ये सीखा हमने केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का कैसे बनाते हैं। अगर एक NaCl से रिएक्ट करेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? एक Na एक Cl से रिएक्ट करेगा तभी वो एक NaCl बनाएगा। इसीलिए NaCl2 पॉसिबल नहीं है, NaCl ही बनेगा। इसी को बोलते हैं हम केमिकल फॉर्मूला। आई होप आपको केमिकल फॉर्मूला अच्छे से आ गया होगा। एक और सीखते हैं हम केमिकल फॉर्मूला के एग्जांपल। अब केमिकल फॉर्मूला के एग्जांपल, अभी बॉन्डिंग सीखा हमने
और इससे पहले आयंस सीखे। तो आयंस फाइंड करना और निकालना अब आपको आ गया होगा। देखिए हमारे पास हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1, यानी कि इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लिख देती हूँ के, यहाँ एल, एम और एन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 यानी कि इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन होगा, यानी कि ये भी 1 होगा और 1 एक ही शेल में आएगा, तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या फिर डोनेट भी कर सकता है, राइट, स्टेबिलिटी के लिए। अब हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हो गए, वो भी 2 हो गए, तो यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और कोई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं उसके पास किसी और शेल में देने के लिए, और ये शेल भी स्टेबल हो गया। इसी को बोलते हैं नोबल गैसेस, जो फर्दर रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि वो स्टेबलाइज हो जाती हैं, स्टेबिलिटी अटेन कर लेती हैं क्योंकि उनका शेल कंप्लीट हो चुका है, दैट अटेन द स्टेबिलिटी। सो एंड एक और पॉइंट जो रह गया बेटा वो वैलेंसी, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट है अगर वो स्टेबलाइज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा उसको बोलते हैं उसकी वैलेंसी। ओके, जैसे लिथियम, लिथियम का 3rd होता है एटॉमिक नंबर। अब 2 तो इस वाले शेल में आ जाएंगे, बचा एक इलेक्ट्रॉन एल शेल में जाएगा। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, यस डोनेट होगा, क्योंकि हम पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं करा सकते, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतनी एनर्जी ही हमारे पास नहीं है। तो क्या होगा, ये डोनेट हो जाएगा। और जब ये डोनेट हो रहा है तो लिथियम की वैलेंसी क्या हुई, 1 वैलेंसी हुई, यानी कि लिथियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। लिथियम की वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी ऑफ लिथियम इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ। आगे देखें 3rd 4th पे आता है बेरिलियम। बेरिलियम की वैलेंसी 4 होती है। अब इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, तो इसको तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने, क्योंकि एनर्जी ही नहीं है। तो ये भी क्या करेगा, डोनेट कर देगा। वैलेंसी क्या आ जाएगी, +2 आ जाएगी, इसमें +1 आ जाएगी, क्योंकि डोनेट हो रहा है तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। 5th में देखिए, 5th पे क्या आता है, बोरोन आता है। तो बोरोन का 2 इधर 3 इधर, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे, तीनों के 3, वैलेंसी +3 6, कार्बन, सॉरी हाँ कार्बन, कार्बन में क्या होगा 2 4, यहाँ केस होता है। अब ना तो ये अपने पूरे इलेक्ट्रॉन, चारों के 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाता है, ना ही ये एक्सेप्ट कर पाता है। तो ये क्या करता है, अभी तक तो आयनिक बॉन्डिंग हो रहा था बेटा, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, यानी कि एक ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डोनेट भी नहीं होंगे एंड अब देखो इधर पॉजिटिव, यहाँ पर है 4, ना तो ये कंप्लीटली डोनेट होते हैं ना ही कंप्लीटली एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, ये करते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि देखो ऐसे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत है अपना बॉन्ड बनाने के लिए, अपना इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज कराने के लिए, तो ये अपने ही 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की। अब इस एक क्लाउड में इसने शेयर किया इससे इलेक्ट्रॉन, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो इसके भी 2 पूरे हो गए। तो ऐसे करके इन्होंने बॉन्डिंग बना दी, और इस बॉन्डिंग को बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्डिंग। बेटा ये स्मॉल जो आपको पॉइंट बता रही हूँ हायर क्लासेस के हैं, अभी हम इसको जस्ट आप ये माइंड में ना, ये हुआ कैसे, ये कैसे हुआ, आपकी क्यूरियोसिटी को थोड़ा शांत करने के लिए मैंने पहले ही बता दिए।
आयनिक बॉन्डिंग और कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो इसकी वैलेंसी +4 ही लिखी जाती है, ओके। अब देखिए 7 नाइट्रोजन, 7 है इसका एटॉमिक मास नंबर, तो 2, अब ये 5, यस 3 इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसकी एनर्जी हम एक्सेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर सकते 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से बेटर है हम 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लें, है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट हो जाएंगे और इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, -3। ऐसी सो ऑन सभी की वैलेंसीज फाइंड करते हैं और इन्हीं वैलेंसीज की हेल्प पे बॉन्डिंग भी होती है। केमिकल फॉर्मूला की प्रैक्टिस कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक और देखते हैं मैम, एक कैल्शियम है और इसकी मुझे रिएक्शन करानी है ऑक्सीजन से। फॉर्मूला बनाते हैं, कैल्शियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। अब देखिए कैल्शियम एटॉमिक नंबर क्या होता है कैल्शियम का 20, यानी कि 2 8 8 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ये, तो इसका चार्ज क्या हो गया, कैल्शियम का चार्ज आ गया 2 पॉजिटिव, आ गया 2 पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन का 2, इसकी होती है 8 एटॉमिक नंबर, तो 2 और बचे कितने 6, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो इसका चार्ज कितना होगा, इसका चार्ज होगा O का 2 नेगेटिव, ठीक है। अब केमिकल फॉर्मूला निकालने के लिए चार्ज पता लग गए हमें, अब एक काम करते हैं, पहले लिख लो सिंबल्स, Ca और O। चार्ज क्या है इसके, चार्ज है हमारे 2 पॉजिटिव और इसका है 2 नेगेटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा Ca2 और O2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास CaO, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो गया मेरे पास CaO। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मुझे क्या मिलेगा CaO फॉर्मूला, CaO कंपाउंड मिलेगा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या रिएक्ट करके मुझे देंगे, इसका फॉर्मूला फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे मैम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, यानी कि मैग्नीशियम के लिए 12 होता है, दैट इज 2 8 और 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे। और ऑक्सीजन के लिए मैम अभी फाइंड किया था 8, दैट इज 2 और 4, यानी कि 6, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अभी एक्सेप्ट हो जाएंगे, है ना। तो चार्ज इसका क्या आया, इसका चार्ज आया +2, दैट इज वैलेंसी, इसी चार्ज को बोलते हैं वैलेंसी। और इसका क्या आया -2। सो अब इनकी रिएक्शन कराते हैं, Mg सिंबल, O सिंबल, चार्ज +2, चार्ज -2, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद व्हाट वी गेट MgO, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहीं पे कैंसिल आउट कर देते हैं, बैलेंस आउट हो गए, तो MgO आ गया इसका केमिकल फॉर्मूला। चलिए कुछ ऐसा देखते हैं जिसका फॉर्मूला निकालना थोड़ा डिफिकल्ट सा लगे। H हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा हमें, वाटर मिलेगा मैम, ये तो हमें पता है, इसका O2 होता है, H2O फॉर्मूला होगा। चलो चेक करते हैं H2O ही होता है, देखते हैं। हाइड्रोजन 1, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 1, यानी कि K शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसका चार्ज क्या होगा +1। ऑक्सीजन अभी निकाला मैम, इसका चार्ज तो -2 था, -2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो व्हाट वी गेट H2O, ऐसे तो निकाला था, यस।
चलो कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में C होता है और ऑक्सीजन होता है। कार्बन का +4 वैलेंसी अभी देखी थी हमने, एंड ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। सिंप्लीफाई किया 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कार्बन और ऑक्सीजन का ट्वाइस। यही तो आया। यस, आई होप केमिकल फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।